वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए लेके आए हैं विज्ञान की क्लास। इससे पहले विज्ञान की क्लासेस में आपने हमारे कौस्तुभ सर से पढ़ा था बायोलॉजी का पार्ट। उसमें जो भी आपके जो टॉपिक थे बायोलॉजी के वो पढ़े थे आपने उनके द्वारा। आज हम इसके बाद के जो टॉपिक है आपके केमिस्ट्री के वो पढ़ेंगे हमारे साथ। केमिस्ट्री के टॉपिक से इसमें सबसे पहले बात आती है जो आपका चैप्टर है खनिज तथा अयस्क, खनिज एवं अयस्क। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है खनिज एवं अयस्क की। तो सबसे पहले बात करते हैं खनिज की। खनिज क्या होता है? तो हम डेली लाइफ में देखते हैं बहुत सी चीजें, छोटी से छोटी चीज सुई, बड़ी से बड़ी चीज जहाज, रेल और भी सारी जो चीजें होती वो किसी न किसी मटेरियल की बनी होती है। तो वो मटेरियल क्या होता है, वो कहाँ से आता है? तो इन सब के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे सबसे छोटी चीज सुई, सुई काहे की बनी होती है? लोहे की बनी होती है। और लोहा कहाँ से आता है? उसी प्रकार जो बड़े से बड़े जहाज हैं, इंजन है, विशालकाय चीजें हैं, बर्तन वगैरह जो घर में हम यूज करते हैं, ये चीजें कहाँ से बनी होती हैं और इनकी जो धातु होती है वो कहाँ से आते हैं? तो जो हमारा खनिज है वो उसकी डेफिनेशन क्या है कि वह पदार्थ जिसको हम खानों या मूल स्रोतों से प्राप्त करते हैं उसे खनिज कहते हैं। मतलब कि ऐसे पदार्थ जिन्हें हम खानों या मूल स्रोतों, खानों जैसे कोयला वगैरह होता है, एक तरीके से पूरी खाने पाई जाती है, बहुत ही ज्यादा कोयला एक साथ होता है। मूल स्रोतों जैसे भूपर्पटी, पृथ्वी के अंदर से, और हमारा जो समुद्र होते हैं इनकी तलहटी में जो चीजें पाई जाती हैं वो होती है मूल स्रोत। तो जो खनिज होते हैं वो हमारे इन्हीं जगहों से पाए जाते हैं और ज्यादातर जो हमारा खनिज होता है वो भूपर्पटी से पाया जाता है, मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर खुदाई से निकलता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो खनिज प्राय होते हैं वो ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी के अंदर खुदाई के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। बहुत सी चीजें ऐसे होती हैं जो भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के बाद पृथ्वी के अंदर धीरे धीरे काफी समय तक अंदर नीचे दबे रहने के बाद उनके अंदर भौतिक व रासायनिक परिवर्तन हो जाता है और वह धीरे धीरे खनिज के रूप में हमें बाहर निकलते हैं। और जो खनिज होता है वो हमें खनिज में अलग अलग प्रकार का मिलता है। आप जैसे बात कर लेते हैं धातु की, तो जो धातु होती है वो हमें प्योर रूप में नहीं मिलती है। जब उसे जमीन से निकालते हैं, खोद के निकालते हैं, वो एक अशुद्धि के रूप में होती है, मतलब प्योर धातु नहीं होती। उसके साथ क्या सी चीजें मिल रही होती हैं, वो एक यौगिक हो जाता है, एक तरीके से यौगिक भी हो जाता है और उसमें कुछ अशुद्धियां भी होती है, कुछ ऐसी चीज भी मिली हुई होती है जो हमारे किसी काम की नहीं होती है। तो वो सब हमारा खनिज के अंतर्गत आता है। खनिज के बाद बात करते हैं अयस्क की अयस्क क्या होता है? तो अयस्क और खनिज में बस इतना डिफरेंट आप समझ लिए। जैसे मान लीजिए ये अगर खनिज है तो ये अयस्क, थोड़ी आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा अभी कि ये खनिज और अयस्क में क्या है। अयस्क क्या होता है कि ऐसे खनिज या ऐसी वस्तुएं जो हम खुदाई के बाद हम बाहर निकालते हैं तो उसमें खनिज अयस्क वो चीजें होती हैं, क्या होता है कि जिनमें से किसी भी धातु का निष्कर्षण, मतलब जो भी हमने निकाला है नीचे से रॉ मटेरियल, कच्चा माल, उसमें 4-6 चीजें मिक्स होती हैं और भी ज्यादा मिक्स हो सकती है। तो उसमें से जब किसी भी पर्टिकुलर धातु को बाहर निकालते हैं तो उस धातु को बाहर निकालने में, प्योर मैटर को बाहर निकालने में कम खर्चे में ज्यादा चीज निकल आए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने पता चला धातु, खनिज से धातु निकाली, लेकिन उस धातु की जो कीमत है, जो वैल्यू है, वो हमारे उसके निकालने में जो हमारा प्रोसेस, जो खर्चा हो गया, वो उस धातु से भी ज्यादा हो जाए। पता चला हमने बहुत ही बड़े खनिज से बहुत छोटी मात्रा में धातु निकाल ली, उसमें हमारा जो खर्चा हो गया धातु निकालने में वो बहुत ज्यादा हो गया। तो ऐसी चीज अयस्क नहीं होती। अयस्क क्या होता है कि जिन खनिजों से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम खर्च पर प्राप्त किया जा सके। क्या? जिन खनिजों से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम खर्च के साथ प्राप्त किया जा सके उसे अयस्क कहते हैं। मतलब कि जो अयस्क होगा वो खनिजों से प्राप्त किया जाएगा, लेकिन ऐसे खनिज जिनमें किसी भी धातु को ज्यादा मात्रा में और बहुत कम खर्चे में प्राप्त किया जा सकता है उन्हें अयस्क कहते हैं। मतलब आप समझ पाएंगे सीधी बात कि अगर हमारे पास ढेर सारे खनिज हैं तो उसमें से कुछ खनिज ही ऐसे होते हैं जिन्हें अयस्क कहेंगे, जिनमें से धातु
अच्छे से ज्यादा मात्रा में निकाली जा सकती है और खर्चा भी बहुत कम होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस चीज का समझ में आ गया होगा क्या कि ऐसे खनिज जिनमें धातु का निष्कर्षण कम खर्चे के साथ ज्यादा मात्रा में हो, उत्पादन हम ज्यादा कर सके और हमारी लागत है वो कम हो, वो हो जाते हैं हमारे अयस्क। दोनों में एक चीज सावधान में कि अब यहाँ से आपको एक चीज और समझ में आ गई होगी कि खनिज और अयस्क दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है। केवल वो ऐसे खनिज मतलब केवल ऐसे ही खनिज अयस्क कहलाएंगे जिनमें से धातु का उत्पादन कम खर्चे में ज्यादा हो। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे सभी मतलब सीधी सी और जो बड़ा सा डिब्बा है ये छोटा सा, तो हमारे जो सभी अयस्क होंगे मतलब जो सारे अयस्क होंगे वो खनिज कहलाएंगे, लेकिन हमारे जो सारे खनिज होंगे वो अयस्क नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि खनिज तो बहुत सारे होंगे लेकिन अयस्क वही पार्ट होगा जो कम मात्रा में मतलब कम खर्चे में ज्यादा मात्रा प्राप्त करे। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक खनिज और अयस्क इन चीजों के बारे में समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं कुछ खनिज की, कि जैसे हमारे यहाँ जो लोहा होता है, एल्युमिनियम होता है, कुछ खनिज है इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे जो हमारा लोहा होता है, लोहे का खनिज होता है, हमने सुने हैं लोहे के जो अयस्क होते हैं खनिज या अयस्क, वो 4 हमने काफी ज्यादा सुने हैं, हमने पेपर सोल्यूशन में भी आपको बताया था। तो जो 4 अयस्क होते हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हेमेटाइट, सिडेराइट, मेलेमाइट और ये आपका एक और होता है। तो बात करते हैं जो लोहे का सबसे बड़ा खनिज होता है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में जिसमें लोहा निकलता है, उसका नाम है हमारा हेमेटाइट। क्या नाम है? हेमेटाइट। ये कहेगा आपका खनिज है लोहे का। हमें लोहा जो सर्वाधिक प्राप्त होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट खनिज से सबसे ज्यादा मात्रा में लोहा निकलता है। तो एग्जाम्स के पर्पज से हमारा ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद इसका हमसे फार्मूला पूछ लिया जाता है, केमिकल फार्मूला इसके क्या होता है। तो हमारा जो हेमेटाइट होता है लोहा का, इसका फार्मूला होता है आपका Fe2O3। ठीक है। और यहाँ से हमसे ये हो सकता है पूछे, लेकिन बीटीसी में हमें नहीं लगता इससे ज्यादा वो पूछेंगे कि ये किस टाइप का खनिज है। अगर वो पूछते हैं किस टाइप का खनिज है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पास तो फेरिक हो गया लेकिन ये ऑक्सीजन, अगर O3 लगाया तो ये हमारा हो गया ऑक्साइड। ये ऑक्साइड प्रकार का एक खनिज है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरा जिंक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जिंक का अगर हम खनिज की बात करें तो जिंक जो होता है, जिंक के खनिज का नाम होता है कैलेमाइन। क्या नाम होता है? कैलेमाइन। और इसका जो फार्मूला होता है कैलेमाइन का, वो होता है आपका ZnCO3। ZnCO3। अगर यहाँ से बात करें कि ये किस टाइप का खनिज है तो आप देख सकते हैं CO3 मतलब कि ये कार्बोनेट टाइप का खनिज हो गया। कहेगा कार्बोनेट। वैसे उम्मीद नहीं है कि बीटीसी में आपसे ये सब पूछा जा सकता है, इतना यहाँ तक इनफ है। और इम्पोर्टेंट भी कि ये चीजें आपसे 1 मल्टीपल में पूछ सकते हो, आराम से पूछ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास है, वो है हमारे पास एल्यूमिनियम। कि एल्यूमिनियम का खनिज ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी खूब पूछा जाता है। तो जो हमारा एल्यूमिनियम का खनिज होता है वो होता है आपका बॉक्साइड। एल्यूमिनियम, इसके खनिज का नाम होता है बॉक्साइड। और जो बॉक्साइड होता है इसका आपका फार्मूला होता है, क्या होता है? Ag2। एल्यूमिनियम का हमारा जो खनिज होता है वो होता है बॉक्साइड और इसका फार्मूला होता है Al2O3.H2O। तो इसमें .H2O जो होता है वो एक तरीके से हम समझ सकते हैं H2O जो होता है वो पानी होता है, और पानी मतलब पानी भी उस खनिज में मिला रहता है अलग अलग रूपों में। तो ये हो गया आपका एल्यूमिनियम का बॉक्साइड। एल्यूमिनियम का जो खनिज है बॉक्साइड, या जिसे हम अयस्क भी कहते हैं, एल्यूमिनियम का अयस्क हो गया बॉक्साइड। आपके लिए ये तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के पर्पज से, तो इन्हें भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसके बाद खनिज एवं अयस्क की। तो खनिज जो होते हैं वो हमारे हो चुके हैं, जो चीजें हमें पृथ्वी के अंदर भूगर्भ से या समुद्र की तलहटी से प्राप्त होती हैं, अशुद्ध रूप में होती है, उनमें काफी ज्यादा मिक्सर होते हैं, इन्हें यौगिक भी कह सकते हैं, काफी ज्यादा चीजें मिल जाती हैं। उनके बाद हम आते हैं अयस्क पे। तो अयस्क क्या होते हैं? ऐसे खनिज
जिनमें से धातुओं का निष्कर्षण कम मात्रा में एवं ज्यादा अधिक मात्रा में कम खर्चे के साथ हो जाता है, तो वो हो जाते हैं हमारे अयस्क। और खनिज और अयस्क में हमने एक चीज सामने निकल के आई, क्या? धातु। कि धातु क्या होती है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा अब धातु, कि धातु क्या होती है, और धातु के साथ साथ एक चीज और होती है अधातु। तो अब हम बात करेंगे आगे चल के धातु पे। धातु क्या होता है? तो धातु की देखिए डेफिनेशन क्या, अपारदर्शी चमकदार पदार्थ को धातु कहते हैं। मतलब जो हमारी धातुएं होती है, पहली तो ये बात है कि वो अपारदर्शी होती हैं, और उसकी बात दूसरी बात ये चमकदार होती हैं। ज्यादातर धातुओं में अपनी विशेष चमक होती है, तो इन्हें हम कहते हैं धातु। जैसे कि हमारा सुई होती है, लोहे की बनी होती है, तो आप देख सकते हैं लोहे की, स्टील की, ये सब धातुएं होती हैं। और जो हमारी सुई होती है वो देख सकते हैं, आपके आर पार नहीं दे सकते। और भी बड़ी चीजें जो धातु की बनी होती हैं उनकी आर पार नहीं देखा जा सकता, उनमें विशेष चमक होती है। तो ऐसी चीजें हमारी कहलाती हैं धातुएं। अब बात करते हैं धातुओं के गुणों की। तो सबसे पहले हमारे पास एक गुण दे रखा है धातु चमक। मतलब कि जो हमारे धातुएं होती है उनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, अलग कलर की चमक होती है, और इन्हीं चमक का उपयोग करके उनका विशेष कामों में भी किया जा सकता है। जैसे हमारे पास सोना होता है, चांदी होती है, तो उसमें क्या होता है, इनकी एक विशेष प्रकार की चमक के कारण इनका उपयोग हम आभूषण बनाने में कर लेते हैं। ऐसे ही बहुत सी धातुएं होती है। तांबा होता है, तांबे में भी अलग तरीके की चमक होती है, उसका उपयोग भी बर्तन या मूर्तियां बनाने में कर लिया जाता है। तो ये एक धातुओं की क्वालिटी होती है। उसके बाद बात करते हैं दूसरी की, कठोरता की। कि जो धातु होती है वो काफी कठोर होती है, इतनी जल्दी आसानी से टूटती नहीं है, आप आसानी से मुड़ती नहीं है। तो ये उनकी एक कठोरता भी एक क्वालिटी होती है धातुओं की। अब कठोरता के कारण ही लोहे का जो हम उपयोग करते हैं बड़े से बड़े जहाज बनाने में किया जाता है, क्योंकि वो काफी कठोर होता है, स्टेबल होता है, स्थिर होता है, उसे जल्दी से हानि नहीं पहुंचा सकता कोई। तो ये होता है धातुओं का ये गुण होता है कि वो कठोर होता है, कठोर होती है। इसके बाद बात करते हैं तीसरी, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या होता है कि धातु में क्वालिटी होती है, अगर हम उसे पीट के मतलब हथौड़े से पीटते हैं तो पीट के बढ़ती चली जाती है, चादर के रूप में बैठती चली जाती है। आपने देखा होगा जो लोहे के औजार बनाते हैं आसपास के एरिया में, वो लोग लोहे को पीट के उसके औजार बना देते हैं। कोई भी शेप की चीज होती है उससे अलग अलग शेप में वो लोग खुद डिजाइन कर लेते हैं, केवल पीट से। जो हथौड़े मार कर लोहे को पीटा जाता है, बढ़ाया जाता है, उसका जो ये गुण होता है किसी भी धातु को पीट के बढ़ने का, चादर के रूप में बढ़ने का, वो होता है आघात वर्धनीयता। इसी गुण का उपयोग करते लोहे की चादरें बनाई जाती, सोने चांदी की चादरें बनाई जाती। लोहे की चादरों का उपयोग कार वगैरह चीजों की बॉडी बनाने में काम में आता है। और जो चादरों और उनका उपयोग होता है वो हमारा आ जाता है आभूषण वगैरह बनाने के काम में। अब बात करते हैं इसके बाद फोर्थ नंबर, लचीलापन। अभी हमने आपको बताया कि धातुएं कठोर होती हैं, बिल्कुल होती हैं, और उसके साथ लचीलापन। मतलब धातु कठोर तो होती है लेकिन उसके साथ उनमें लचीलापन भी होता है। आपने देखा होगा धातुओं के तार बनाए जाते हैं, पीट के उन्हें चादर बनाया जाता है, तार बनाया जाता है। और आपने देखा लोहे का तार काफी लचीला होता है, उसमें आराम से घुमा के कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो पतली चादरें या तार होते हैं उन्हें ही घुमाया जा सकता है। जो बहुत ही ज्यादा हैवी चीज होती उसे आप नहीं घुमा सकते। तो वो कठोरता और लचीलता दोनों चीजें धातु में पाई जाती हैं। इसके बाद आपके पास है कि बिजली तथा ऊष्मा की सुचालक। मतलब जो हमारे धातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा दोनों की सुचालक होती हैं। कैसे? अगर हम देख लें प्रैक्टिकल के रूम में से घर में खाना बनाया जाता है तो हमारे पास जो बर्तन यूज किया जाता है स्टील या लोहे के होते हैं, या कभी कभी और भी धातुओं के हो जाते हैं, पीतल वगैरह के। पुराने टाइम में कांसे तांबे के भी बर्तन यूज किए जा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब हम एक साइड की चीज या एक साइड की चीज को कभी भी बर्तन के अंदर डुबाते हैं और उसे जब भी गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो नीचे से लेके गर्म होते थे ऊपर टॉप पे जहाँ पे हम लोग करते हैं वहां तक वो गर्म हो जाती है। तो इसीलिए अब क्या होता है, प्रेजेंट टाइम में जो नए औजार वगैरह बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं उनमें सब में हैंडल दिया रखा होता है। जैसे चाय बनाने के लिए जो भी कंटेनर हम रखते हैं, पहले सिंपल सी बात है वो केवल गोल हुआ करते हैं, लेकिन अब उनमें हैंडल दिया होता है। क्यों? क्योंकि धातुओं में ऊष्मा का, चालकता का गुण होता है। धातुएं क्या है, किसी एक सिरों को अगर हम गर्म करेंगे तो धीरे धीरे करके वो उसके दूसरे सिरे तक भी जाके गर्म हो जाएगी। मतलब ऊष्मा का प्रवाह हो जाता है धातुओं के अंदर। और सेम वही चीज आती है बिजली या विद्युत की, कि धातुएं जो होती है विद्युत की सुचालक होती हैं। आपने देखा होगा कि आपके पास जो तार बने होते हैं, लाइट, हमारी जो लाइट आती है, बिजली आती है, वो एल्यूमिनियम के तारों से आती है। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें विद्युत मतलब सुचालकता का गुण है, इसीलिए उनका उपयोग हम विद्युत के तार बनाने में किया जाता है।
आपने देखा होगा विद्युत के तार एल्यूमिनियम के, तांबे के, पीतल के भी आते हैं, काफी सारी चीजों के आते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी विद्युत चालकता वो होती है चांदी की। अब चांदी इतनी कॉस्टली चीज है, उसके तो तार हम बना नहीं सकते, तो इसके बाद हम बनाते हैं तार जो होते हैं एल्यूमिनियम के बनाते हैं, क्योंकि उसमें विद्युत चालकता ज्यादा पाई जाती है। तो इस हिसाब से हम ये सब कह सकते हैं कि विद्युत चालकता का गुण भी धातुओं में पाया जाता है। एक सिरे से अगर हम करंट पहुंचाते हैं तो दूसरे सिरे पर निकल जाता है जाके। अब उसके बाद बात करते हैं अनुनादी। अनुनादी का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज को, किसी भी धातु को अगर हम धीरे से ऐसे आप मारते हैं तो उसमें एक अलग तरीके से कंपन उत्पन्न होता है आवाज के साथ। आपने देखा होगा मंदिर में घंटे वगैरह लगाए जाते हैं, पीतल के वाले होते हैं, कहीं कहीं लोहे के भी होते हैं। तो उसमें हम जब क्या करते हैं, धीरे से एक बार घंटी बजाते हैं तो उसमें काफी देर तक कंपन होता है अनुनाद के साथ, टन आवाज थोड़ी देर तक आती है। तो उसका जो ये गुण होता है उसे कहते हैं अनुनादी। मतलब धातुओं के अंदर ये भी एक क्वालिटी पाई जाती है, अगर हम उसे बजाते हैं या फिर किसी चीज से मारते हैं तो उसमें थोड़ी देर तक आवाज बनी रहती है। इसका उपयोग भी घंटे वगैरह बनाने में और भी सारे उपकरण बनाने में किया जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं धातु में कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं की, रासायनिक गुण की। जो हमारे धातु होती है वो रासायनिक अभिक्रिया में भी बहुत अच्छे से भाग लेती है और पूरे की पूरी अपनी पीरियोडिक टेबल में संक्रमण तत्व के जो संक्रमण तत्व और अल्कली अर्थ मेटल स्टार्टिंग के एस ब्लॉक और डी ब्लॉक उसमें ज्यादा से ज्यादा धातुएं हैं और वो सारी रिएक्टिव होती हैं। तो इनके लिए इसके अभी गुण होता है। तो एक तो हमें दे रखा है ऑक्सीजन से अभिक्रिया, मतलब हमारी जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन से डायरेक्ट अभिक्रिया कर लेती हैं। इसका लिए अब छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं, लोहा। अगर लोहे को हम खुले वातावरण में ऐसे ही डाल देते तो थोड़े दिन बाद उसमें जंग लग जाती है, उसमें एक ऑरेंज कलर की या भूरे कलर की पतली परत ऊपर बन जाती है। वो कैसे बन जाती है, वो हमारी जो धातु होती है वो ऑक्सीजन वातावरण में, हवा में ऑक्सीजन होती है, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेती है, फेरिक ऑक्साइड की परत। इसे कहते हैं हम धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया या मॉइस्चर के साथ भी, नमी के साथ भी अभिक्रिया। तो हम जैसे हमारे पास कोई धातु दे रखी, मान लिया मैग्नीशियम दे रखा है, हमने 2 भाग मैग्नीशियम के लिए और ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन कराई, तो ये हमारे पास बन गया जाके 2MgO। ये हमारे पास मैग्नीशियम था, ये ऑक्सीजन, और हमारे पास बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने यहाँ पे देखा कि धातु जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बना लेते हैं। ये हमारा धातु और ये ऑक्साइड। इसके बाद हम बात करते हैं जल के साथ अभिक्रिया। धातुएं जो आपने देखा कि वो हवा के साथ क्रिया करती, तो जल के साथ भी क्रिया करती। तो मान लिया हमारे पास कोई धातु दे रखी है 2Na और इसकी हमने रिएक्शन कराई H2O। H2O होता है हमारा पानी और Na होती है हमारी सोडियम धातु। तो अगर हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास बनेगा 2NaOH प्लस H2। यहाँ पे देखिए ये हमारी रिएक्शन, इसमें हमने 2 पार्ट लिए, Na के, सोडियम के और H2O, और यहाँ से हमारी रिएक्शन हुई और इसके बाद हमारे पास क्या बन गया, NaOH। यहाँ पे हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं, अब ये इक्वेशन बैलेंस। अब यहाँ से देखिए 2 Na यहाँ पे आ गए, यहाँ से 2 O निकल के आ गए और यहाँ से 4 H में से 2 H आ गए। हमारे पास 2 H बचे, वो हमने क्या निकाल दिया, हाइड्रोजन गैस। H2 क्या हो गया, आपकी हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस के रूप में यहाँ से बाकी का पार्ट निकल गया और हमारे पास ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अब बात करते हैं अधातु की। अभी तक हमने बात की थी धातुओं की और अब हम आए हैं बात करते हैं अधातु की। तो अधातु क्या होती है, ऐसी चीजें, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर धातुओं के विपरीत गुण पाए जाते हैं। क्या, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर धातुओं के विपरीत गुण पाए जाते हैं वो होते हैं अधातु। तो गुणों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास अधातु का गुण है चमक। धातुओं में भी एक गुण था चमक का, लेकिन अधातुओं में इसका अपोजिट होता है। जो अधातु होती है इनमें कोई भी चमक नहीं पाई जाती है। इसका खाली एक एक्सेप्शन है, अपवाद है हीरा। हीरा एक ऐसी धातु है जो बहुत ही ज्यादा चमकीली होती है, बहुत ही ज्यादा आपको देखने में आकर्षक लगती है। तो हीरा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी जितनी भी धातुएं होती है उनमें कोई भी चमक नहीं पाई जाती है। अब दूसरी बात करते हैं कठोरता की। तो जो धातुएं होती है वो कठोर भी नहीं होती हैं, कोई भी धातु कठोर नहीं होती। लेकिन हीरा यहाँ पे भी अपवाद है कि हीरा जो होता है बहुत ही कठोर धातु होता है, इतना कठोर कि हीरे को सारी धातुओं में सबसे कठोरतम माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं तीसरी, आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता हमने बताया था कि धातुओं का ऐसा गुण जिसमें धातुओं को पीट कर उन्हें चादर के रूप में या तार के रूप में बढ़ाया जाता है।
उनका जो ये गुण होता है वो अघातवर्धनीयता होता है, लेकिन धातुओं के अंदर ये गुण भी नहीं पाया जाता है। इसके बाद करते हैं बात अगली बात लचीलापन। तो लचीलेपन का गुण होता है धातुओं में, जिससे उनके तार बनाए जाते हैं, मोटे मोटे तार, पतले तार, और वो काफी लचीले होते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं, बांधने तक में उनका काम उपयोग किया जा सकता है। लेकिन जो धातुएं होती हैं उनके अंदर ये गुण नहीं पाया जाता है। इन दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी होती है कि दोनों जो धातुएं होती है उनको अगर हम पीटेंगे, अधातुएं जो होती है अगर हम पीटेंगे तो वो तुरंत टूट जाती है, बिखर जाती है, इसीलिए इन्हें कहते हैं अधातु। जैसे कि शीशा होता है हमारा एक अधातु होता है, शीशे को देखो अगर आप ऐसे भी गिर जाता है तो टूट टूट के बिखर जाता है, लेकिन लोहे को अगर गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, क्या है कि विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक। जो हमारी जो धातुएं होती हैं वो होती है विद्युत और ऊष्मा की कुचालक। इसके विपरीत जो धातुएं हुआ करती थी वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक। जैसा कि हमने बताया था कि जब किसी बर्तन में किसी चीज को गर्म किया जाता है तो उसमें जो ऊष्मा होती है वो एंड तक पहुंच जाती है, वो होती है सुचालकता का गुण। लेकिन वहीं पे जो हमारी अधातुएं होती है वो होती है कुचालक। उसमें ना तो विद्युत का प्रवाह हो सकता है और न ही ऊष्मा का। जैसे हम देखते हैं कि बर्तनों में जो ऊष्मा ऊपर तक आती है उसे, जिससे बर्तन का हैंडल तक गर्म हो जाता है, ऐसी चीजों से बचने के लिए जो हैंडल वहां पे हम लगाते हैं वो लगाते हैं अधातु का। मतलब वहां पे अधातु का हैंडल यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो पाता है तो वो गर्म नहीं होता है। तो उसके इस गुण का उपयोग समझ लीजिए गुण ही है, क्योंकि उसका उपयोग भी हम कर रहे हैं तो एक गुण हो गया। तो उसका एक भी एक गुण है कि वो कुचालक होती है, वो ना तो ऊष्मा को प्रवाहित होने देती और न ही हमारे विद्युत को प्रभावित होने देती। इसके बाद बात करते हैं अगली बात भौतिक अवस्था। तो धातुएं और अधातु उनमें भौतिक अवस्था का थोड़ा सा अंतर होता है कि जब हमारी अधातु है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाई जाती है, लेकिन जो धातुएं है तो वो मोस्टली हमारी हमेशा ठोस में ही पाई जाती है। जो धातुओं में है उसमें खाली एक ये है एक्सेप्शन की जो धातु होती है वो उसमें एक पारा, Hg, मरकरी, एक धातु होती है पारा। ये जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, इसे इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। ये एक ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, वरना इसके अलावा कोई भी ऐसी धातु नहीं है जो लिक्विड फॉर्म में हो। सारी की सारी सॉलिड होती है, ठोस होती है, और जो हमारी धातु होती है वो तीनों फॉर्म में पाई जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको धातु और अधातुओं में दोनों के गुण काफी अच्छे से समझ में आ गए। अब आपके एग्जाम पर्पज से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि धातु और अधातुओं में अंतर। ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग, और आई थिंक आया भी है पिछले सेमेस्टर्स में कि धातु और अधातु में अंतर बताइए, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं धातु और अधातुओं में अंतर की। चलिए अब हम बात करते हैं धातु और अधातु में अंतर की। मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के रिगार्डिंग 2 नंबर में पूछा जा चुका है। तो देख लेते हैं कि धातु और धातुओं में अंतर क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा धातुएं सामान्यतः ठोस होती है, जैसे लोहा, तांबा, सोडियम। अभी हमने आपको बताया था धातुओं के गुणों में भी कि जो धातुएं होती हैं वो ज्यादातर ठोस अवस्था में ही पाई जाती है, केवल एक धातु को छोड़ के पारा, जो कि द्रव अवस्था में आपकी लिक्विड स्टेज में पाई जाती है। उसके बाद जो अधातुएं होती है वो हमारी द्रव, ठोस और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। मतलब कि जो धातुएं होती है वो ठोस, गैस, लिक्विड, सॉलिड और वेपर तीनों कंडीशन में पाई जाती हैं। तो ये दोनों में काफी बड़ा डिफरेंट हो गया कि धातुएं कहीं भी पाई जाती हैं तीनों पोजीशन में, लेकिन जो हमारी धातुएं होगी वो हमेशा ठोस में ही पाई जाएंगी, एक्सेप्शन पारा को छोड़ के। इसके बाद बात करते हैं, देखिए इसमें दे रखा है गंधक मतलब सल्फर जो होता है हमारी ऐसी धातु है जो सॉलिड की स्टेज में पाई जाती है। ब्रोमीन ऐसी हमारी धातु जो लिक्विड स्टेज में, द्रव अवस्था में पाई जाती है। और ऑक्सीजन जो हमारी पाई जाती है गैसीय स्टेज या वेपर स्टेज में पाई जाने वाली एक धातु है। बात करते हैं दूसरी कि ये अपारदर्शी होते हैं। हमारी जितनी भी मेटल होती है, लोहा हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, सारी की सारी जो हमारी मेटल्स होती है वो अपारदर्शी, मतलब किसी भी धातु के एक तरफ से दूसरी तरफ पार करके नहीं देखा जा सकता। सारी की सारी इनट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी और इनट्रांसपेरेंट मतलब अपारदर्शी। लेकिन हमारे जो अधातुएं होती है उनमें क्या होती है, कुछ पारदर्शी, कुछ अर्धपारदर्शी तथा कुछ पारभासी होती हैं। मतलब कि जो हमारी अधातुएं पाई जाती हैं उनमें से कुछ तो ऐसी होती है जिनके आर पार देखा जा सकता है, जैसे कि हमारा लेड होता है, कांच होता है, कांच के आर पार हम देख सकते हैं। उसके बाद क्या होती है, कुछ अर्धपारदर्शी,
कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिनके आर पार तो देख सकते हैं लेकिन पूरा क्लियर नहीं देख सकते एज इट इज। मतलब हम 40 से 50% ही चीजें क्लियर देख सकते हैं कि उधर कुछ है लेकिन क्या है क्लियर नहीं देख सकते। तो ऐसी कंडीशन जो होती है वो होती है अर्ध पारदर्शी। और उसके बाद आती है पारभासी, मतलब इनके पार नहीं देखा जा सकता, अपारदर्शी। तो जैसे आपको पारभासी में आप ये समझ लीजिए तेल लगा हुआ कागज के नीचे होता है कि उधर ये तो पता चल रहा है कि कुछ है, कुछ जल रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल सकता कि क्या। तो ये हो जाती है हमारी पारभासी की कंडीशन। इसके बाद बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, इनका घनत्व तथा गलनांक उच्च होता है। मतलब जो हमारे धातुएं होती है उनका जो घनत्व होता है वो काफी ज्यादा होता है। गलनांक होता है, गलनांक मतलब किसी धातु को गर्म करने पर ऐसा टेम्परेचर जिसपे वो धातु पिघल जाए, मतलब ठोस अवस्था की चीज गलने के बाद लिक्विड स्टेज में आ जाए, तो वो होती है आपकी गलनांक। तो जो हमारा गलनांक होता है या इसका धातुओं का वो काफी ज्यादा होता है। ज्यादातर धातुओं का गलनांक इतना अधिक होता है कि इसमें बाकी चीजों को गला देते हैं। हमारा लोहा होता है उसका जो गलनांक होता है लगभग 1800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इनका भी एक अपना यूज होता है कि हम उसको बड़ी से बड़ी कामों में यूज कर सकते हैं, बहुत सी चीजें गर्म कर सकते हैं, जिससे धातु पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं अधातुओं की। तो अधातुओं का जो गलनांक और घनत्व होता है वो काफी कम होता है। मतलब धातुएं जो बहुत कम टेम्परेचर पर गल जाती हैं, बहुत ही जल्दी मेल्ट होती है, सॉलिड स्टेज से लिक्विड स्टेज में आ जाती है। और मोस्टली धातुएं तो हमारी मेल्टिंग स्टेज या लिक्विड स्टेज में ही होती है, तो उनमें तो गलनांक सिंपल सी बात है बहुत ही कम होगा। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक। और अभी हमने बात की थी धातुओं के गुणों में, तो उसमें ये गुण हमारे सामने आया भी था कि ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालकता जो होती है वो धातुओं में पाई जाती है। धातुओं के तार बनाए जाते हैं, ऐसे तार बनाए जाते हैं जिससे विद्युत प्रवाह होता है। एल्यूमिनियम के तार, तांबे के तार बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा ऊष्मा होती है, ऊष्मा मतलब किसी भी चीज को एक सिरे से गर्म करें और दूसरे सिरे तक धीरे धीरे करके गर्म पहुंच जाती, तो वो होती ऊष्मा। तो धातुओं में ये गुण पाया जाता है। बात करते हैं अधातु की। अधातुओं में ऐसा गुण नहीं पाया जाता। हमारी जो धातुएं होती है वो ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है। मतलब एक सिरे से अगर हम उसमें विद्युत प्रवाह करें तो दूसरे सिरे तक विद्युत का प्रवाह नहीं पहुंचता है। इसके अलावा बात करते हैं ऊष्मा की। एक सिरे से ऊष्मा का प्रवाह होता है, दूसरे सिरे पे ऊष्मा नहीं आती है, तो इसका भी एक अपना अलग यूज होता है। एक क्वालिटी हो जाती है कि इसका हम उपयोग कर लेते हैं बर्तनों में, हैंडल्स बनाने में और भी सारी बड़ी बड़ी चीजों में इसका उपयोग कर लिया जाता है। विद्युत रोधी उपकरण जैसे हम लोग ये चीनी मिट्टी के वो बनाए जाते हैं विद्युत ट्रांसफार्मर के सामने, हमारा जो फ्यूज वगैरह बनाए जाते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि इनमें ये गुण पाया जाता है विद्युत रोधी, उसमें विद्युत प्रवाह नहीं होता। इसका भी एक अलग ही यूज होता है, काफी बड़ा भी यूज हो जाता है ये। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, ठोस वस्तु से टकराने पर आवाज उत्पन्न होती है। मतलब हमने अभी आपको बताया था अनुनादी। तो जो ठोस धातु है, मतलब जो धातुएं होती हैं वो किसी भी चीज से टकराने पर एक अलग तरीके की आवाज या ध्वनि उत्पन्न करती है। जैसे कि घंटी में जब हम कोई भी चीज दूसरी बेल के नीचे दे रखा था, उससे जब टन से आवाज आती है तो काफी देर तक उसमें से अगर धातु को छुए तो आपको महसूस होगा कि धातु कंपन कर रही है, काफी देर तक कंपन कर रही है। तो ये क्वालिटी भी जो आती है वो हमारी धातुओं के साथ पाई जाती है। लेकिन अधातुओं के केस में क्या होता, ऐसा नहीं पाया जाता। धातुएं किसी चीज से टकराने पे कोई भी ध्वनि या आवाज उत्पन्न नहीं करती हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ मेन प्रॉपर्टी धातु और अधातु की। इसके अलावा भी केमिकल रिएक्शंस में भी काफी ज्यादा फर्क पाया जाता है। लेकिन आपके सेमेस्टर एग्जाम के रिगार्डिंग इतना इनफ है। आपसे जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आप आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप साइंस साइड के बच्चे भी कर सकते हैं, और इनके पास साइंस साइड नहीं है वो भी इतनी चीजें आराम से ध्यान रख के कर सकते हैं। अगर केमिकल रिएक्शन की अंतर की बात करें तो वो थोड़ी बड़ी चीज हो जाएगी, लेकिन हमारे लिए इतना इनफ है, आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए इतना इनफ है। आज की वीडियो में हमने आपको बता दिया है धातु में अंतर दोनों के बारे में, खनिज और अयस्क दोनों के बारे में बताया। तो यहाँ से आपको लगभग ये 2 नंबर का क्वेश्चन ही है और एक खनिज और अयस्क लगभग 3 नंबर का मटेरियल इतने आज की वीडियो से आपको पेपर में मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आएगी, पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहे। इसके बाद अगले पार्ट में हम बात करेंगे आपको धातुओं के निष्कर्षण की, मतलब जो हमारा खनिज निकाला जाता है उसमें से जो धातुओं का शोधन होता है, निष्कर्षण होता है, प्योर धातु कैसे निकालते हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।